प्रेमलाल और मृणालिनी दोनों की 4 बेटियां होती हैं। मृणालिनी फिर से गर्भवती होती है। प्रेमलाल, उसकी मां बरखा और पिता गोपीचंद को अब इस बार एक बेटे की आशा होती है। डिलीवरी का समय आता है और प्रेमलाल, बरखा और 4 बेटियां गोपीचंद बेसब्री से अस्पताल के कमरे के बाहर खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी उन बच्चों के रोने की आवाज आती है और डॉक्टर बाहर कहते हैं, बधाई हो, आपको एक बेटी हुई है। हाय राम, पहले ही 4 पनौती कम थी जो एक और पनौती को जन्म दे दिया इसको लक्ष्मी ने। हाय। अब तो कोई आस न बची बेटे की। हमारे खानदान का वारिस इस जन्म में नहीं आएगा। अरे हमारे तो भागे फूटे हैं। जब प्रेमलाल हॉस्पिटल रूम के अंदर जाकर मृणालिनी को मिलता है तब देखिए ना जी, कैसी है हमारी फूल सी बच्ची। इसकी 4 बहनों को भी बुलाइए ना, और वो भी तो देखे अपनी छोटी सी नन्ही सी बहन को। नहीं, अब एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज से खत्म। तुम्हारा सामान मैं यहाँ भी दूंगा और सामान के साथ तुम्हारी 4 बेटियों को भी भेजूंगा। अब तुम और तुम्हारी 5 बेटियां, तुम्हें सलाम। मुझसे ज्यादा बहुत दूर चली जाओ। प्रेमलाल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? प्रेमलाल जी, प्रेमलाल जी। प्रेमलाल वहां से चला जाता है। डिस्चार्ज मिलने पर प्रेमलाल मृणालिनी का सारा सामान और उसकी 4 बेटियों को घर से बाहर निकालता है। और अब मृणालिनी अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए और बाकी 4 बेटियों को यहाँ वहाँ लेकर दर दर भटकती है। 4 बेटियों के नाम रीना, पंखुड़ी, दिव्या और प्रीति होते हैं। माँ, अब हम और कितना चलेंगे? काश हमारी नानी होती, हम उनके घर जाकर रुकते फिर, है ना? हिम्मत रखो मेरी बेटी, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। मृणालिनी अपनी बेटी को गांव के बस स्टैंड पे ले जाती है और बस में बैठाकर वो मुंबई आ जाती है। भाई साहब, ये कौन सी जगह है? कौन सा शहर है? बहन जी, ये है सपनों का शहर मुंबई। क्या? मुंबई? मुंबई शहर में मैं अपनी 5 बेटियों संग क्या करूंगी? मृणालिनी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो गलत बस में बैठ जाती है और ना चाहते हुए भी सपनों के शहर मुंबई में पहुंच जाती है। अब वो मुंबई में सबसे पहले एक मंदिर में जाकर रहती है और तीसरी सुबह श्रीमती नाम की एक औरत मृणालिनी को देख कहती है, ओ बहन, मैं तुझे पिछले 2 दिन से देख रही हूँ। तू अपनी 5 बेटियों संग इस मंदिर में रह रही है। काफी दुविधा में ऐसा व्यतीत हो रहा है। आखिर बात क्या है, बताएगी? मृणालिनी श्रीमती को सारी कहानी बताती है और फिर, सुन मृणालिनी, मेरी पहचान में काम है। यहाँ से आगे जाकर समुन्दर वाले रास्ते पर एक बड़ी कोठी है। वहाँ अमीर लोग रहते हैं। वहाँ तुझे नौकरी मिल सकती है। ठीक है दीदी, धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। अरे चिंता ना कर, अब फिलहाल के लिए तू मेरे घर चल, और जब तक तू अपने लिए छत नहीं बना लेती तब तक तू मेरे घर पर ही रह। ठीक है, बहुत बहुत उपकार श्रीमती दीदी। मृणालिनी अपनी 5 बेटियों संग श्रीमती के घर रहने लगी है। मृणालिनी को बड़ी कोठी में काम भी मिल जाता है। वो दिन भर अपनी नन्ही छोटी बेटी की देखभाल करने के साथ साथ वहाँ साफ सफाई और खाना बनाना और अन्य काम करती और फिर रात में घर लौटती। कैसा रहा आज का दिन मृणालिनी? बहुत ही अच्छा। मैंने सुना था मुंबई के बड़े लोग काफी अकड़ू और घमंडी होते हैं, लेकिन मेरी सेठानी और सेठ जी दोनों भी बहुत नेक दिल वाले हैं। बहुत खूब। और मेरी बेटियों, क्या कर रही हो तुम सब? तुम्हें पता है ना, कल हम स्कूल में जाने वाले हैं एडमिशन कराने। मृणालिनी अगली सुबह अपनी 4 बेटियों संग स्कूल में जाती है और उनका प्रवेश कराती है। छोटी बेटी, जिसका नाम इशिता रखा जाता है, वो भी बड़ी हो जाती है। प्रीति दीदी, रीना दीदी, दिव्या दीदी, पंखुड़ी दीदी, आप सबको आज अपनी छोटी बहन को पार्क में घुमाने ले जाना होगा, ठीक है? ठीक है बाबा, ठीक है। सब कुछ फिर से पटरी पे आने लगता है, मानो खुशी ने फिर से मृणालिनी और उसकी 5 बेटियों के जीवन में दस्तक दी है। उसकी एक बेटी अभिनेत्री बन जाती है।
एक बेटी दिव्या एक सम्मानित पुलिस अधिकारी बनती है और प्रीति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करती है और इशिता भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब करती है और उसे एक गायिका बनना होता है। तो वो जी तोड़ मेहनत करके अपनी मेहनत में लग जाती है। पांचों बेटी अपने जीवन में खूब तरक्की कर रही होती हैं। लेकिन अचानक से एक दिन शहर में बाढ़ आ जाती है और उस तूफानी सैलाब में पांचों बेटियां अपनी मां मृणालिनी से बिछड़ जाती हैं। बचाओ 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 बचाओ, मेरी बच्चियों, पंखुड़ी, इशिता, प्रीति, दिव्या, रीना। किस्मत उन पांचों को अपनी मां से अलग कर देती है। मृणालिनी तूफान में बहकर दूसरे गांव पहुंच जाती है। पांचों बेटियां अपनी मां को हर जगह ढूंढती हैं, लेकिन उनको वो कहीं नहीं मिलती। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय और शिविर में भी नहीं। हमारी माँ कहाँ गई होंगी पता नहीं। भगवान करे माँ जहाँ कहीं भी हो सही सलामत हो। माँ माँ, रो मत इशू, हम है ना, हम पांचों मिलकर हमारी माँ को ढूंढेंगे। पांचों बेटी अपनी माँ को ढूंढने लग जाती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। समय बीत जाता है और पांचों बेटियों को लगता है कि उनकी माँ मर चुकी है। वहीं मृणालिनी को भी यही लगता है कि उसने अपनी पांचों बेटियों को खो दिया है। वो अब एक ढाबे पर काम करने लगती है और अकेली रहती है। मेरी बेटियां, काश वो तूफान हमारी जिंदगी में नहीं आता। 2 साल बाद रीना अपनी फिल्म का प्रचार करने एक गांव में आती है, जहां मृणालिनी भी रहती है। उस सैलाब के बाद मृणालिनी इसी गांव में आकर रहने लगी थी। रीना से मिलने बहुत ज्यादा भीड़ इस गांव में इकट्ठा हो जाती है। अरे खिसको जरा साइड में, मुझे भी देखना है कौन सी हीरोइन आई है। हाँ, चलो चलो हम सब देखते हैं। मीना जी, आप कहाँ जा रही हैं? कोई नेता आया है क्या? नेता नहीं, एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार आई है। अब हमारे गांव में तो कोई टीवी या अखबार नहीं है, तो हम उसका नाम नहीं जानते हैं। फिर भी फ्री फंड में देखने में क्या गुनाह है। मृणालिनी भी उन औरतों संग आगे जाती है और अपनी बेटी रीना को देख हैरान और दंग रह जाती है। माँ, रीना और मृणालिनी दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं और पूरा गांव ये दृश्य देखकर चकित हो जाता है। रीना मृणालिनी को फिर से मुंबई ले जाती है और इस तरह पांचों बेटियां अपनी माँ को फिर से मिल जाती हैं। आपको पता है माँ, हमने आपको कितना मिस किया। हमें तो लगा कि आप नहीं रही। आपको पता है, मैं अपनी कंपनी की सीईओ बन गई हूँ और माँ, मैं भी मेरा अस्पताल खोल रही हूँ। अब आप मिल गई हो तो आप ही मेरे अस्पताल का उद्घाटन करना, क्योंकि मेरी दुनिया, मेरे भगवान, सब कुछ आप ही हो। मुझे भी कमिश्नर की पोस्ट मिल गई है माँ। सबको जब ये बात पता चलेगी कि आप जिंदा हो और आप हम सबको फिर से मिल चली हो, तब सारा पुलिस स्टेशन खुश हो जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी है, मेरी पहली फिल्म में इशिता सारे गानों को गाने वाली है। हर्रे! सच में आज मुझे अपनी पांचों बेटियों पर बहुत गर्व हो रहा है। तुम्हारे पापा ने, दादी और दादू ने तुम्हें नकारा था क्योंकि तुम बेटी थी और उन्हें बेटे ही चाहिए थे। ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। पांचों बेटियां खूब तरक्की करती हैं और जब रीना की फिल्म रिलीज होती है तभी गरीब परिवार का इंटरव्यू लिया जाता है और उसे टीवी में देख प्रेमलाल बरखा और गोपीचंद को अपने किए का बहुत पछतावा होता है। स्वर्णपुर कहकर एक गांव में गोपाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी रंभा और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। गोपाल गांव में एक जगह पर ठेला लगाकर पानी पूरी बेचा करता था। उसके हाथ की बनी पानी पूरी का पूरा गांव दीवाना था और सभी उसे खाकर गोपाल की तारीफों के पुल बांधते हैं। वाह वाह वाह, थोड़ी तीखी थोड़ी मीठी, क्या लाजवाब पानी पूरी बनाते हो गोपाल भाई तुम तो। हम तो तुम्हारे बिग फैन हो गए हैं भाई। अरे वाकई माँ, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी लागत है। ई का खाकर तो दिल गार्डन गार्डन हुई गवा। धन्यवाद, ये लीजिए और लीजिए। ये लो भाई, और थोड़ा सा तीखा पानी लो, चटपटा स्वाद आएगा खाने में।
गोपाल अपनी पानीपुरी ठेले से अच्छे खासे पैसे कमा लेता था और सभी को उसकी ही पानीपुरी पसंद थी। गांव में बहुत ही कम ठेले थे। गोपाल तो अपनी शादी की सालगिरह पर बीवी रंभा के लिए एक सोने का हार भी बना लाता है। रंभा, सालगिरह मुबारक हो। ये लो, ये हार मैंने तुम्हारे लिए लिया है। जी, ये सोने का हार लाने की क्या जरूरत थी? ये कितना महंगा होगा। आप ये सब क्यों करते हो जी? दिन रात की मेहनत के पैसे यूं फिजूल के खर्चों में। हाँ, आज के दिन तो मत चिल्लाओ ना मुझ पर हिटलर की तरह। माना कि ये हार महंगा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से ज्यादा नहीं है। लो, इसे खुशी खुशी स्वीकार करो। आप भी ना मुन्ना के पापा। सालगिरह मुबारक हो आपको भी। आप ही पहनाइए अब। गोपाल रंभा के गले में वो सोने का हार पहनाता है और उसे उसकी पसंद की आलू जलेबी भी खिलाता है और इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी सालगिरह मनाते हैं। सब अच्छा चल रहा होता है। गोपाल मुन्ना को गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी भेजता है। लेकिन अचानक से एक दिन सरपंच के आदमी गोपाल की पानीपुरी ठेले पर आते हैं और गुस्से से डंडा दिखाकर उसे धमकाते हैं। ओए छचूंदर, तुझे इस गांव के कानून कायदा पता नहीं है क्या? ये सरेआम खुले मोहल्ले, गली, चौक, चौराहे या नुक्कड़ पर ठेला लगाकर फ्री फंड में अपनी जेब भरना सख्त मना है हमारे गांव में। कहीं और तुझे दिख रहे हैं क्या पानीपुरी के ठेले? अरे सरपंच जी की बात को टालेगा तो सजा तो मिलेगी। भाइयों, इसके इस ठेले को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर दो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे पेट का सवाल है, मेरी रोजी रोटी है ये ठेला। भगवान के लिए मेरे ठेले को मत तोड़िए, मुझे यहाँ पर पानी पूरी बेचने दीजिए। गांव वाले बड़े ही चाव से खाते हैं मेरी पानी पूरी। हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरे ठेले का काम तो तमाम होकर ही रहेगा। सरपंच के आदमी गोपाल का पानीपुरी ठेला तोड़ फोड़ देते हैं और उससे मोटी रकम का फाइन भी लेते हैं। अब बेचारे गोपाल के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो बुरी तरह कंगाल हो जाता है। नहीं, ना जाने क्या करेंगे अब हम। रंभा, अब कुछ दिनों के लिए हमें मंदिर से जो भिखारियों के लिए खाना मिलता है उसे ही खाना होगा। मेरे पास के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। मुन्ना के पापा, मैंने हमारी पड़ोसन मिथिला से बात की है। उसका पति जिस मिल में काम करता है ना, उसी में शायद कुछ और कर्मचारियों की जरूरत है। हो सकता है कि आपको भी वहाँ नौकरी लग जाए। ठीक है रंभा। गोपाल को उस मिल में पड़ोसन मिथिला की पहचान से काम मिल जाता है। वो अब उस मिल में काम करने लगता है और वो अब फिर से पैसे कमाने लगता है। रंभा भी घर बैठकर अचार और पापड़ बनाती और उन्हीं को बेचती रहती, जिससे घर खर्च के थोड़े बहुत पैसे निकल जाते। पापा, मेरा जन्मदिन आ रहा है, आप मुझे तोहफा दोगे ना? और माँ, आप मेरे लिए केक लाओगी ना? हाँ मुन्ना बेटा, तुम्हारे जन्मदिन को अब और 1 महीना बचा है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा इस साल का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे। हाँ मुन्ना, तब तक तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगले हफ्ते तेरी परीक्षा है ना? हाँ माँ। लेकिन एक दिन अचानक से मिल में गैस लीक होने के कारण बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत से कर्मचारी घायल हो जाते हैं और 6 कर्मचारी मर जाते हैं। गोपाल बच जाता है और थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब ठीक हो जाने पर वो अपने लिए नई नौकरी तलाश करने निकलता है, लेकिन इस बार भी उसे नौकरी नहीं मिलती। एक शाम निराश होकर जब वो घर लौट रहा होता है, तभी उसे सड़क के किनारे पर एक खटारा टूटी हुई मोटर बाइक दिखती है। अरे, ये मोटर बाइक ये इतनी भी खराब स्थिति में नहीं है। मैं इसे ठीक करके इस्तेमाल कर सकता हूँ और हो सके तो इस पर सवार होकर पानी पूरी भी बेच सकता हूँ। ठेले को खड़ा करें तो गलत होगा, लेकिन मोटर बाइक के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। गोपाल उस खटारा मोटर बाइक को अपने घर ले जाता है और आंगन में रखकर उसे रिपेयर करने लगता है। तभी रंभा उससे कहती है, मुन्ना के पापा, आपने इसे ला तो दिया, लेकिन आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे? आप मैकेनिक थोड़ी हैं। जानता हूँ रंभा, लेकिन मेरे पापा एक मैकेनिक थे। वो अक्सर मुझे अपने गैराज ले जाया करते थे, जहां पर वो काम किया करते थे,
और मैं उन्हें देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गया। गोपाल उस मोटर बाइक को रिपेयर कर देता है और फिर पानी पूरी बेचने लगता है। मोटर बाइक पानी पूरी वाला, मोटर बाइक पानी पूरी वाला, स्वादिष्ट मजेदार और चटपटी पानी पूरी। ग्राहकों को गोपाल का यूं मोटर बाइक पर पानी पूरी बेचने का अंदाज काफी आकर्षित कर देता है और वो सभी उसके पास पानी पूरी खाने आते हैं। ला 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 ला, पानी पूरी, वो भी एक मोटर बाइक पर। बहुत ही बढ़िया तरीका है भाई। चलो चलो, मुझे 2 प्लेट पानी पूरी बनाकर दे दो, वरना इतनी शानदार खुशबू सूंघ कर ही मैं फ्लैट हो जाऊंगा। अभी देता हूँ। गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर बहुत सारे लोग आकर पानी पूरी खाने लगते हैं और गोपाल की प्रशंसा भी करते हैं। ओए होए होए होए, कमाल की पानी पूरी है भाई। दिल्ली के गोलगप्पे से भी लाजवाब, बोले तो माइंड ब्लोइंग। मैं तो आपके इस अनोखे मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो भी बनाऊंगा। वो ग्राहक गोपाल के मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल का वीडियो बनाकर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके बाद गोपाल बहुत मशहूर हो जाता है और ट्रेंड करने लगता है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अरे गोपाल काका, आप तो पूरे ऑनलाइन जगत पर राज कर रहे हो, वो भी नंबर 1 पर ट्रेंड करते हुए। हर जगह सिर्फ आप ही की पोस्ट हैं, आप ही के वीडियोस हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। जय हो ऊपर वाले की। गोपाल फौरन जाकर मंदिर में भोग प्रसाद चढ़ाता है और हाथ जोड़कर भगवान को शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद वो अपने बेटे मुन्ना का धूमधाम से जन्मदिन भी मनाता है। मुन्ना बेटा, ये देखो पापा ने आपके लिए कितना बड़ा गिफ्ट लाए हैं। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये शुक्रिया पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। ये और ये रहा मेरा मुन्ना के लिए एक बड़ा सा बर्थडे केक। गोपाल अपने परिवार संग अब खुशी से रहने लगता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो इतना फेमस हो जाता है कि सभी उसका नाम पानी पूरी किंग रख देते हैं और वो भी अपना YouTube चैनल बनाता है और अपने चैनल और मोटर बाइक स्टॉल दोनों का नाम पानी पूरी किंग रखता है। पानी पूरी किंग, तुम तो छा गए यार। तुम्हारी पानी पूरी खाना किसी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने से कम नहीं रह गया है अभी। दिल से फैन हूँ भाई। मतलब तुम्हारी पानी पूरी जैसे ही मुंह में घुलती है, वैसे ही आत्मा एकदम अजब से गजब से लोग पहुंच जाती है। शुक्रिया मेरे भाई। इसी तरह गोपाल को सभी स्नेह और प्यार देते ही रहते और दूर दूर से लोग उसके मोटर बाइक पानी पूरी स्टॉल पर आकर पानी पूरी खाते और उसके साथ सेल्फी भी खिंचवाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे बुरे और मुश्किल हालातों में भी कई बार कोई बेकाम की चीज हमारे बहुत काम आ सकती है, जैसे कि गोपाल की कहानी में मोटर बाइक आई। वीरनगर कहकर एक गांव में मुकुंद नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी स्वर्णा और छोटी बेटी पीहू और बेटे लक्ष्य के साथ रहता था। मुकुंद की एक छोटी सी बेकरी होती है जहां पर वो अपने हाथों से केक बेक करके बेचता था। केक्स के साथ साथ ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल, पेस्ट्री, पफ, मफिन, कपकेक और कई सारी बेकरी के खाद्य पदार्थ वो बनाकर बेचता। उसकी बेकरी गाँव में बहुत मशहूर होती है। अरे मुकुंद भाई, मुझे 2 किलो नान खटाई के बिस्किट दे दो। मुझे पनीर पफ दे दो ना मुकुंद अंकल, वो भी 4, वो भी पार्सल, वो भी अभी के अभी, वो भी गर्मा गर्म। ओ हेलो मिस्टर, वो भी हटो ना, दूसरों को भी ऑर्डर देना है। मुकुंद अंकल, मुझे 5 क्रीम रोल्स पार्सल दे दीजिए प्लीज। अरे ठीक है, अभी देता हूँ मैं आपके ऑर्डर्स, बस मुझे 1 मिनट दीजिए। मुकुंद के यहाँ के सारे फूड आइटम्स सभी को बेहद पसंद होते हैं, इसीलिए सभी उसकी तारीफ करते रहते हैं। उसी गांव में मुकुंद का एक सौतेला भाई वनराज भी रहता था। वनराज का बहुत बड़ा कारोबार होता है। वो एक बड़े बंगले में अपनी बीवी मल्लिका और छोटे बेटे पीयूष के साथ रहता था, लेकिन उसे मुकुंद की सफलता से बहुत जलन महसूस होती थी। उस मुकुंद को मैं यूं तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। उससे तो मैं बर्बाद करके ही रहूंगा, उसकी ऐसी की तैसी। लेकिन वनराज, तुम अपने सौतेले भाई के लिए अपना खून क्यों जला रहे हो? हम तो महल में रह रहे हैं ना, वो भी पूरे ऐशो आराम से, और वो उधर अपनी छोटी सी बेकरी चलाकर गुजारा कर रहा है। छोड़ दो ना उसे। वनराज किसी को नहीं छोड़ता, मैं उसे खुश नहीं देख सकता।
मेरे मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। वनराज के सर पे मुकुंद को बर्बाद करने का भूत सवार हो जाता है। जिस रात गांव में मेला लगा होता है, उस रात वनराज अपने आदमियों को भेजकर रात के अंधेरे में पहले तो मुकुंद की बेकरी को आग लगवाता है और फिर उसके घर को भी। जब मुकुंद मेले से लौटकर अपने घर और बेकरी को जलते हुए देखता है, तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। ये क्या हो गया मेरे घर और बेकरी को? मेरी खुशियां, मेरे सपने सब जलकर राख हो गए। स्वर्णा, देखो ना क्या हो गया ये। जी, आप अपने आप को संभालिए, हिम्मत रखिए। पापा। चारों की जिंदगी में मानो दुखों का सैलाब आ जाता है और वो अब हर तरफ से बेघर हो चुके थे। दिसंबर की ठंड में चारों भी गांव की सर्द सड़कों पर यहाँ से वहां दर दर भटकते रहते हैं। माँ, पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, मेरी तो मानो कुल्फी जम गई। बस थोड़ी देर और बच्चों, अभी इस जंगल के रास्ते से कुछ सूखी लकड़ियों को बीनकर हम किसी जगह अलाव जलाकर रुक जाएंगे। स्वर्ण और मुकुंद दोनों जंगल के इलाके से लकड़ियां बीनते हैं और फिर फुटपाथ पर बैठकर अलाव जलाने के लिए मुकुंद दो पत्थरों को आपस में रगड़ते हुए टकराने की कोशिश करता है, लेकिन 15 मिनट तक उसमें से आग की चिंगारी तक नहीं निकलती। क्या हुआ जी, आग नहीं लग रही है क्या? नहीं स्वर्णा, चिंगारी ही नहीं निकल रही है पत्थरों से। कपकपाती हुई भयंकर ठंड में मुकुंद जाकर अपने बच्चों के लिए घास लाता है और उन पर घास डालकर उन्हें सुलाता है। बर्फीली हवाएं तेज होने लगती हैं। ठंड ने मानो अपना भीषण रूप ले लिया होता है। स्वर्णा, कल रात को हम कितनी खुशी से घर में मालपुए खा रहे थे और आज देखो क्या से क्या हो गया। आज की रात गुजर जाए बस, लेकिन कल का क्या? कल का सूरज जब निकलेगा तब हम क्या करेंगे? कहाँ घूमेंगे अपने नन्हे बच्चों को लेकर? मुकुंद और स्वर्णा दोनों बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पीहू और लक्ष्य के ऊपर की घास हवा की वजह से उड़ जाती है और उन दोनों को भरपूर ठंड के कारण नींद नहीं आती और उन्हें बुखार आ जाता है। हे भगवान, दोनों बच्चों को, अरे संभालो भगवान, इन दोनों का बदन बहुत तेज बुखार से तप रहा है। अब हम क्या करें मुकुंद जी? माँ, पापा। पीहू और लक्ष्य दोनों ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी मुकुंद को सामने एक खाली सब्जी का ठेला दिखता है, जहाँ पर एक रेहड़ी होती है और उस रेहड़ी पर कुछ कपड़े की गोनियां होती हैं। मुकुंद, पीहू और लक्ष्य उनको उस रेहड़ी पर सुलाता है और उन पर वो कपड़े की गोनी डालता है और फिर उस रेहड़ी को धक्का मारते हुए वो गांव के बाहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला जाता है और अपने बच्चों को डॉक्टर के पास दिखाता है। इंजेक्शन लेने पर बच्चों की तबीयत में थोड़ा सुधार आता है। अगले दिन चारों एक मंदिर के पास से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक छोटा बच्चा रोते हुए दिखता है। पापा, मम्मी। बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं गांव के बाहर इस शहर के रास्ते पर आ गया। कल शाम से यहाँ हूँ, इस मंदिर में खेलते खेलते आ गया था मैं इस जगह पे। रात भर मैं अपने पापा मम्मी से अलग हूँ। अंकल आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास ले चलो ना प्लीज। तुम घबराओ मत बेटा, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे मम्मी पापा के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, अब बस तुम हमें अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें वहीं ले जाएंगे। वो छोटा बच्चा मुकुंद और स्वरा को अपने घर का पता बताता है और वो उसके साथ उसे घर छोड़ने जाते हैं और देखते हैं कि वो एक आलीशान से बंगले में रहता है। लेकिन वहां पर मुकुंद और स्वरा वनराज और मल्लिका को देखकर हैरान रह जाते हैं और वनराज भी मुकुंद को देखकर भौचक्का रह जाता है। पापा, इन अंकल आंटी ने ही मुझे वहाँ से बचाकर यहाँ लाया है। हाँ। वनराज, तुम? मुकुंद, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या पापा?
वनराज को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो मुकुंद के सामने जाकर भावुक आंखों से हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता है और सारा सच बताता है। क्या इसका मतलब मेरे घर को और बेकरी को तुमने ही जलाया वनराज? मुझे माफ कर दो मुकुंद। तुमने मेरे जिगर के टुकड़े को मेरे पास वापस ला दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? नफरत और जलन की आग में तुम्हारे घर और बेकरी के साथ साथ खुद को भी जला दिया। आज मुझे खुद से नफरत हो रही है। भले ही हमारा रिश्ता सगा नहीं सौतेला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूं। मुझे माफ कर दो मुकुंद। मुकुंद की भी आंखें भर आती हैं और वो दोनों एक दूसरे को गले से लगाते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं मुकुंद, मैं तुम्हारे सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। आज मैं इस नफरत की दीवार को हटा रहा हूं। आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। आज ये साबित हो गया कि रिश्ते चाहे सौतेले हो, सगे हो या खून के ना हो, पर असली रिश्ते तो दिल से बनते हैं ना, और दिल से ही निभाए जाते हैं। इसका मतलब पीयूष हमारा भाई हुआ। ये सुवर्णा, जब दोनों भाइयों में सुलह हो गई तो हम क्यों पीछे रहे? आओ गले लग जाओ। इस तरह सभी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और दोनों भाई मिलकर साथ में बड़ी बेकरी खोलते हैं और दोनों साथ में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत तरक्की हासिल करते हैं। भैरवी जी के 3 बेटे होते हैं, रमन, कार्तिक और मोहित। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। भैरवी जी की 3 बहुओं के नाम वंदना, उर्वशी और आरोही होते हैं। वो तीनों सर्वगुण संपन्न बहुएं होती हैं और वो हमेशा अपनी सास का माँ की तरह ध्यान रखती और अपने पतियों से खूब सारा प्रेम करती और तीनों अच्छी धर्मपत्नी भी होती हैं। उस रात 3 महीनों के लंबे इंतजार के बाद तीनों के पति एक बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहे थे, जिसकी खुशी में तीनों भी सच संवर कर अपने अपने पतियों की प्रतीक्षा में बैठी थीं। आज हमारे तीनों जिगर के टुकड़े आएंगे। हम तो आज बहुत 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 खुश हैं। उर्वशी बहू, तुमने वो आरती की थाली तो सजा दी ना? हाँ माँ जी, मैंने थाली सजा दी है। और तो और हम तीनों ने अपने अपने पतियों की पसंद के पंच पकवान और व्यंजन भी बनाए हैं, ताकि जब वो आए तो आते ही सारा खाना सफा चट कर जाए। हाँ, और तो और हमने छोले भटूरे और नारियल की बर्फी भी बनाई है। माँ जी, आपकी पसंद की खीर भी बनाई है, लेकिन आपको एकदम नाप तोल के खाना होगा। आपको पता है ना, आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर ने संभल कर सही मात्रा में खाने को बोला है। हाँ हाँ, हमें पता है, बार बार उसी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। वैसे हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारी तीनों बहुओं के हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तुम तीनों के खाने में जो स्वाद है, जो जादू है, वो और कहीं नहीं। आस पड़ोस के लोग, हमारे दूर के सभी रिश्तेदार भी तुम्हारे हाथों के बने खाने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। तीनों बहुएं राह देख ही रही होती हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनके पतियों की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वो फौरन अस्पताल पहुंचती हैं और अपने मृत पतियों को देख बिलक बिलक कर रोती हैं। हमारे बेटे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कार्तिक जी? आप हमसे दूर क्यों चले गए? हमें विधवा करके चले गए। मोहित जी, उठिए ना मोहित जी, उठिए। रमन जी उठ जाइए। आपकी वंदना कैसे जिएगी अब रमन जी? तीनों पतियों के जाने के बाद भैरवी की तीनों बहुएं विधवा हो जाती हैं और अब उन सब पर पैसों की समस्या आ जाती है। तीनों बेटों को जाकर आज 1 महीना हो गया है। माँ जी, घर में चीनी खत्म हो गई है, आटा भी थोड़ा ही बचा है। हाँ, हम सब अब क्या करेंगे? हम तीनों के पतियों की तो कुछ संपत्ति भी नहीं है, ना कुछ रख कर गए हैं। किसने सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा?
सब आपस में दुखी होकर बातें कर रही होती हैं कि तभी घर की घंटी बजती है और आरोही दरवाजा खोलती है और देखती है कि घर के मालिक आलोकनाथ आए हुए हैं। का नाटक चल रहा है तुम लोगन का? 1 महीना से बिजली का बिल नहीं भरा, मेंटेनेंस भी नहीं भरा। अरे हम का तुम लोगन ने अपना रिश्तेदार समझ रखा होवत है का? आलोकनाथ जी, हमको थोड़ा और समय दे दीजिए। हमने हमारे बेटे खोए हैं, इस घर की नींव खोई है, घर में खर्चे के लिए भी पैसे नहीं हैं, जरा समझिए ना। हाँ मालिक जी, प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए, हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, हम पर यकीन कीजिए। अरे तुम लोगन का यकीन गया चने की खेत माँ, हमका कच्छो नहीं पता। अगले 7 दिन माँ हमका हमार पैसा चाहिए, कौनो भी हालत माँ, समझ में आई गवा? और अगर ई का बावजूद भी तुम लोगन ने पैसा नहीं दिया तो हम तुम लोगन का सारा सामान, सारा बोरिया बिस्तरा उठाई के बाहर फेंक पटक देंगे। आलोकनाथ उन सब को डरा धमका कर वहां से चला जाता है और फिर तीनों बहुएं और भैरवी अति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास तो कोई जेवरात भी नहीं है जिसे हम बेच बाच कर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा कर लें। तीनों बहुएं चिंता में होती हैं और सोच में पड़ जाती हैं और फिर उर्वशी के दिमाग में एक विचार आता है। मेरे पास एक आइडिया है, हम तीनों के हाथों का खाना जो कोई भी खाता है वो दीवाना हो जाता है और अब हम अपना छोटा सा ढाबा खोलकर वहाँ पर खाना बनाकर बेच सकते हैं। आजकल तो हर कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या घूमने जाता है तब बाहर का ही खाना खाता है ना। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, इससे तो हम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये तो। ये बहुत ही अच्छा सुझाव लगा हमें। उर्वशी, लेकिन एक बात की समस्या है, हम ढाबे को खोलेंगे कैसे? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होगी ना। हाँ, हम भी यही कहने वाले थे। ये सब तो समस्या है ही, कैसे ढाबा खोला जाएगा और कैसे काम होगा, शुरू में ही सब तय कर लो। क्या कैसे करोगी तुम तीनों? उस सब की आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी सहेली है जो हमें उसके खाली मकान को इस्तेमाल करने की इजाजत दे देगी और जब पैसे आ जाएंगे हम उसे उसके हिस्से के पैसे भी दे देंगे। हाँ, फिर तो बढ़िया है। तीनों बहुएं भगवान का नाम लेकर ढाबे का उद्घाटन करती हैं और भैरवी ढाबे में मंदिर स्थापना करके उसमें दिया भी प्रज्वलित करती है। हे माता रानी, मेरी तीनों विधवा बहुओं के ढाबे की खूब तरक्की हो। इतनी के ऊपर आसमान से मेरे तीनों बेटों को अपनी बीवियों पर बहुत गर्व महसूस हो। तीनों बहुएं चूल्हे पर पानी छिड़क कर और गैस पर गुड़हल का पत्ता रख के हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं और सारा खाना पकाती हैं। पहले ही दिन में ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है और उन सबको तीनों बहुओं के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है और वो सब उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। ओए होए होए ओए बहन जी, ओ जी, आपने तो दिल खुश कर देता। इतना अच्छा कढ़ाई पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाया। ओए बल्ले बल्ले, ओ शावा शावा। वाकई में, और आपके ये फुलके, ये कितनी अच्छी तरह फूले हैं, और तो और इनका स्वाद भी काफी अच्छा है। कौन सी चक्की से आटा पिसवाया है, जरा हमें भी बताइए। अयो रामा वेंकटेश्वरा, ये इतना अच्छा इडली सांभर तो मेरा बीवी भी नहीं बनाता जी, और मेरा अम्मा ने भी नहीं बनाया। जल्दी से बताइए, इतना अच्छा कुकिंग के पीछे क्या राज है जी? कोई राज नहीं है, आटा भी हमने घर पर ही पीसा है और मसालों को भी सिलबट्टे और ओखल में कूट कूट कर बनाया है। और हमारे इतने अच्छी कुकिंग के पीछे बस यही बात छिपी हुई है कि आप खाना ही क्या, कोई भी काम अगर सच्चे मन, लगन और मेहनत और पूरी निष्ठा से करो ना, तो वो काम अवश्य आपको सफलता और अच्छा परिणाम देगा। आप भी आजमा कर देखिए जीवन में। सच माँ, तुम तीनों का सुहाग उजड़ गया, तब वो भी ई चेहरे पे मुस्कान और मनमा निरंतर जज्बा। हमका तुम लोगन से बुजुर्ग हुई के बावजूद भी प्रेरणा मिलत रही है। भगवान तुम तीनों को ढेर सारी सफलता और तरक्की दे, और ऐसे ही मस्त मस्त स्वादिष्ट व्यंजन पकाई के तुम दूसरा लोगन का दिल जीतते रहो, यही मनोकामना करत है। धन्यवाद काका। ढाबे की कमाई से वो तीनों आलोकनाथ के पैसे चुका देती हैं और बाकी सब खर्चों को भी निपटा लेती हैं।
एक दिन एक युवक फूड ब्लॉगर उनके ढाबे पर आता है, तभी वो उन्हें लाइव खाना बनाते हुए रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ये है कानपुर का सबसे मशहूर ढाबा जिसे 3 औरतें चलाती हैं, और वो ये करके हम सबको ये संदेश दे रही हैं कि औरतें भी आदमियों से कम नहीं। हा, क्या खुशबू है। देखिए तो सारे क्लोजअप शॉट्स में कैसे पूरी रोटी फुलके की तरह से फूल रही है। और हाँ गाइस, यहाँ का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा तो खाना बनता ही है, और साथ में मटकी कुल्फी और केसर रबड़ी। दोस्तों यकीन मानिए, सबसे अच्छी जगहों में से एक है ये, सभी खाने के शौकीनों के लिए। वो युवक ब्लॉग को रिकॉर्ड कर लेता है और उसे यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, जिसके बाद वो वीडियो लाखों व्यूज के साथ पूरे देश भर में वायरल हो जाता है। और उर्वशी, आरोही और वंदना तीनों भी प्रसिद्ध हो जाती हैं और दूर दूर से लोग उनके ढाबे पर खाना खाने आते हैं। ऐसे ही एक अमीर आदमी भी अपनी बीवी संग आता है और खाना चखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया खाना है। मैं एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। क्या आप तीनों मेरे साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे? मेरे रेस्टोरेंट में शेफ बनोगे? जी क्यों नहीं, हमारे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। फिर क्या, तीनों विधवा बहुएं इसी तरह तरक्की करती हैं और आगे जाकर अपना खुद का एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वो रेस्टोरेंट चंद दिनों में ही बहुत मशहूर हो जाता है और तीनों बहुएं भैरवी संग बड़े आलीशान बंगले में रहने लगती हैं और बहुत से पैसे कमाती हैं। तो दोस्तों, जब ये तीनों विधवा बहुएं अपने जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मात देकर आगे बढ़ सकती हैं, तो हम क्यों नहीं? हर व्यक्ति को अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, फिर चाहे मुसीबतें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उन सब का डटकर सामना करना चाहिए। 4 बहुओं की एक रसोई। मंजरी जी की 4 बहुएं होती हैं, मोहिनी, ऋतु, शिल्पा और सुप्रिया। चारों जब रसोई में जाती हैं तभी, ओ बहन, दिमाग में भूसा वूसा भरा है क्या? अरे मैं नहीं करने वाली तुम्हारी मदद कोई लौकी वौकी बनाने में, साधारण सी आलू प्याज की सब्जी बनाना। लेकिन मुझे आलू से एलर्जी है। पनीर बनाते हैं ना, बड़े दिनों से मन कर रहा है गाइस यार। ओ मैडम, तुम तो चुप ही रहो, वरना एक लप्पड़ लगाऊंगी। एक सब्जी काट के नहीं देती हो और बस हुक्म चलाती रहती हो किसी महारानी की तरह। नूडल्स बनाए? तुम ही खाओ, वो केचुए, हमें ना खिलाओ। ओहो, तो फिर खाने में बनाए तो क्या बनाए यार? कुछ ऐसा बनाते हैं जो हेल्दी हो, इजी हो और झटपट बन जाए। हेल्दी खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन है तो चुड़ैल। चुड़ैल? किसको बोली तू? तेरी तो ऐसी की तैसी। रुक जा, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। सुप्रिया मोहिनी को बेलन से मारने लगती है और मोहिनी भी सुप्रिया को मारने के लिए कढ़ाई उठाती है। ऋतु और शिल्पा दोनों भी सुप्रिया और मोहिनी को रोकते हैं। तभी उन दोनों को भी एक दूसरे का हाथ लग जाता है और ये गलतफहमी हो जाती है कि शिल्पा की बच्ची, तूने जानबूझकर मेरे मुंह पे हाथ मारा ना, जोर से। हाँ? ओ डायन, अगर मुझे तेरे मुंह पे हाथ मारना होता ना तो मैं सीधे चाटा ना मारूं उल्टे हाथ का। तुझसे डरती हो क्या मैं, डरपोक कहीं की। लोमड़ी। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक। और फिर ऋतु और शिल्पा दोनों में जंग छिड़ जाती है और वो दोनों भी एक दूसरे के बाल नोचने लगती हैं। और ऐसे ही चारों बहुएं एक दूसरे पर बर्तन से वार करने लगती हैं। और इस सब की चिल्लाहट सुनकर मंजरी भागे दौड़े रसोई में आती है। ओहो, तुम चारों के अंदर क्या कोई आत्मा घुस गई है क्या? क्यों एक दूसरे का खून चूसने के पीछे पड़ी हो? अरे रसोई एक औरत की सहेली होती है और वो अपने दिन का सबसे अधिक समय रसोई में ही बिताती है। घर का सबसे पवित्र स्थान एक रसोई ही होती है और तुम चारों नासपीटियों ने इस रसोई को ही युद्ध भूमि बना दिया। वाह! लेकिन माँ जी, कुछ मत बोलो तुम मुझे। तुम चारों को तो क्या खाने में बनाया जाए ये सोचने में ही 7 जन्म लग जाएंगे। इसीलिए मैंने फैसला ले लिया है, मैं आज से रोज सुबह शाम और रात में क्या खाने में बनेगा उसकी सूची तुम्हें दे दिया करूंगी और वही पकवान बनेंगे फिर। हाँ, ये आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन माँ जी प्लीज ज्यादा मुश्किल पकवान मत देना बनाने के लिए। हाँ, अरे तू बहू, तू तो चुप ही रह जा। इस घर में मेरी अनुमति के बिना एक बर्तन तक यहाँ से वहाँ नहीं हिलना चाहिए। इतना सब कहकर मंजरी चली जाती है और अब चारों बहुएं ही चिंताग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता।
तभी सब गहरी सोच में पड़ जाती हैं और फिर मोहिनी के दिमाग में एक विचार आता है। सुनो, हमारे पति वैसे भी माँ जी के गल्ले में रोज पैसे डालते हैं, तो हम उन्हीं पैसों को रोज गुल्लक का ताला खोलकर उसमें से निकालेंगे और फिर बाहर से खाना मंगवाया करेंगे। और हमारी बेचारी सास मंजरी देवी को तो इस बात की भनक भी नहीं पड़ेगी। हाँ यार, ये तो सॉलिड आइडिया है। इससे तो हमारे कुछ पैसे खर्च भी नहीं होंगे, जो भी होंगे माँ जी के होंगे, और हम चारों बहुओं की रसोई की लाज भी बनी रहेगी। फिर चारों बहुएं मंजरी के गुल्लक के ताले को तोड़कर उसमें से रोजाना पैसे निकालती और छुप छुप कर बाहर से खाना मंगवाती और उसे ही सबको परोस कर देती। सास मंजरी, ससुर इंद्रनील और चारों बहुओं के पतियों को जरा भी शक नहीं होता कि वो सारा खाना रेस्टोरेंट से आया है। वाह वाह बहुओं, लगता है चारों ने YouTube पर ऑनलाइन कुकिंग के वीडियो देखना शुरू किया है। हाँ पापा, खाना सच में बढ़िया बना है। हाँ, और ये बर्फी पे तो मेरा दिल आ गया। रोज ऐसी बर्फी मिल जाए तो जीवन तो यहाँ धरती लोक पर ही स्वर्ग लोक जैसा बन जाएगा। बहुएं आपस में फुसफुसाती हैं। अब इन बेचारों को क्या बताएं, ये सारा खाना हमने नहीं किसी और ने बनाया है। शांत बैठ जाओ रे, तू मरवाएगी क्या? ओह सॉरी। बाहर का खाना मंगवाकर सब घर वालों को उल्लू बनाने का सिलसिला यूं ही कायम रहता है। दिन गुजर जाते हैं और चारों बहुएं अब सास की सेवा करके थक गई थी और उन्हें आराम करना था, और फिर वो चारों भी झूठ मूठ में बीमार होने का नाटक करती हैं, जिसके कारण सारा काम मंजरी को ही करना पड़ा। अरे माँ, ये क्या, आप झाड़ू सफाई कर रही हैं? और आपके हाथ मसालों से भरे हुए, ऐसा क्या हो गया जो आज अचानक इतने सालों बाद आप में काम करने का जोश आ गया? जोश नहीं मेरे बच्चे, तुम चारों की प्यारी धर्म पत्नियां बिस्तर पकड़कर बैठ गई है ना। चारों भी एक साथ बीमार हो गई हैं और ऐसे में घर का सारा काम पड़ा है, इसीलिए बस सारा काम निपटा रही हूँ, और क्या करूँ। मंजरी अपनी चारों बहुओं के सेवा करने लग जाती है। उन्हें चाय, नाश्ता और खाना परोसती है, उनके लिए काढ़ा बनाती है और उन्हें बार बार देखने आती है। और चालाक बहुएं सास के इन हरकतों को देखकर बहुत खुश होती हैं। दिल को बहुत राहत मिल रही है। माँ जी असल में देखा जाए तो इस घर की महारानी है, लेकिन आज हम चारों बहुएं ने उन्हें नौकरानी बना ही डाला। चारों बहुएं मंजरी से बहुत सारा काम करवाती हैं। माँ जी, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, प्लीज बाम से मालिश कर दो ना। ठीक है ऋतु बहू। और माँ जी, मेरा ना रसगुल्ले खाने का बड़ा मन कर रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि बीमारी में अगर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। ठीक है सुप्रिया बहू, मैं बना दूंगी रसगुल्ले, फिर तुझे अच्छा भी लगेगा और थोड़ी तबीयत भी सुधर जाएगी। मंजरी ऋतु के घुटनों की मालिश करती है और रसगुल्ले बनाती है और भी कई सारे काम करती है, लेकिन चारों क्रूर बहुओं को क्या पता था कि नाटक करते करते सच में वो बीमार पड़ जाएंगे और अगली सुबह उनका पेट बहुत खराब हो जाता है। तब डॉक्टर को घर पर बुलाने पर डॉक्टर कहते हैं, आप चारों ने शायद बीते कुछ दिनों में बाहर का बहुत खाया है, इसलिए आप चारों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। आपकी सास, आपके ससुर और आप चारों के पतियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिसके कारण उन्हें इस खाने से कुछ नहीं हुआ। तभी बहुओं को पता चलता है कि जिस खाने को वो बाहर से मंगवाते थे उसी की वजह से वो खुद बीमार पड़ गई हैं। हाय राम, हम चारों भी अपनी ही चाल में फंस गए। माँ जी को सच लगे, इसीलिए हम उनके गुल्लक से पैसे चुराकर रोजाना बाहर का खाना मंगवाते थे, जिसे खाकर बाकियों को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम चारों उसके शिकार हो गए। हमें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेकर अपने हाथों से ही खाना बनाना चाहिए था। स्वाद भले अच्छा नहीं होता, लेकिन घर का खाना घर का ही खाना होता है ना। मंजरी कमरे के बाहर चारों बहुओं की बातें सुन लेती है और उसे दरवाजे पर देख चारों घबरा जाती हैं और फिर भावुक होकर उससे माफी मांगती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, अब से हम चारों भी बिना लड़े झगड़े और बिना किसी आनाकानी के रसोई में खाना बनाएंगे। आपको इतनी तकलीफ देने के लिए हम चारों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है माँ जी।
आप हमें माफ तो कर देंगी ना माँ जी? प्लीज, अब प्लीज प्लीज माँ जी प्लीज, हमें समझ में आ गया है, अब सब कुछ हमारी समझ में आ गया है, हमारी आंखें खुल गई हैं। माफी मत मांगो मेरी प्यारी चारों बहुओं, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, यही बहुत है मेरे लिए। अगली बार से कोई बीमार होने का नाटक मत करना। और रही बात खाना बनाने की, तो इस दुनिया की हर बीवी, हर बहू के हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, बस वो समय के साथ उभरता है। इस तरह चारों बहुओं की अक्ल ठिकाने आती है और वो एक साथ मिलजुल कर खुशी से स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। गरीब कचरे वाली। विश्वनगर में 50 उम्र के मियाँ बीवी लता और कुलभूषण रहा करते थे। दोनों की एक जवान बेटी होती है जिसका नाम पल्लवी होता है। कुलभूषण की एक अगरबत्ती की छोटी सी दुकान होती है जिसके जरिए वो अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता। वो तीनों भी रात भर जागकर अगरबत्ती बनाते, काफी मेहनत करते। पल्लवी बिटिया, तू सो जा, आप काफी रात हो गई है, तेरी आंखें जलने लग जाएंगी अगर तू नहीं सोई तो। नहीं माँ, आप दोनों के साथ में अगरबत्ती बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, थकान वकान कुछ महसूस नहीं होती, भगवान जी की सौगंध। हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं। पल्लवी अपने माँ पापा से भरपूर प्रेम करती थी। उसके लिए लता और कुलभूषण ही उसकी दुनिया थे। लेकिन एक दिन अचानक से जब लता और कुलभूषण दोनों रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तभी एक बस उनके सामने से तेज रफ्तार के साथ आती है और उन दोनों को कुचल देती है। लता और कुलभूषण बुरी तरह घायल हो जाते हैं और दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। कुलभूषण और लता की मृत्यु के बाद पल्लवी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। रो रो कर उसका बुरा हाल हो चुका था। माँ, पापा, आप दोनों क्यों चले गए अपनी बिटिया को छोड़कर? हाँ, अब मैं क्या करूंगी? मेरा तो इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। माँ, पापा। पल्लवी बिलक बिलक कर रोती है। कुलभूषण और लता के जाने के बाद उनकी अगरबत्ती की दुकान को तोड़ा जाता है और वहां पर एक अमीर आदमी उस जमीन को खरीदकर एक होटल बनवाने लग जाता है। पल्लवी उस अमीर आदमी के पास जाकर कहती है, ओ काले चश्मे वाले भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी दुकान, मेरे पापा की दुकान, वो मेरे पापा की आखिरी निशानी थी और आपने उसे तोड़ दिया। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे चल चल, सुबह सवेरे दिमाग खराब मत कर। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ये फटीचर गरीब लोग। सिक्योरिटी गार्ड्स पल्लवी को वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब बेचारी पल्लवी के पास कमाने का कोई साधन नहीं था, ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो पढ़ाई भी अधूरी रह गई। बिना शिक्षा के, पढ़ाई के मैं कहीं पर नौकरी करने भी नहीं जा सकती। मेरी उम्र भी इतनी नहीं है, अपना पेट भरने के लिए क्या करूं मैं? पल्लवी फिर भी कई जगह जाकर काम ढूंढती है, जैसे फैक्ट्री, मिल, बाजार, बनिए की दुकान, लेकिन उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। गरीबी से तंग आकर पल्लवी को बहुत परेशानी होने लगती है। उसके घर के मालिक आकर चिल्लाता है, ए लड़की, घर का बिजली का बिल कभी भरेगी? हाँ, अगले जन्म में? बहुत हो गया तेरा नाटक, चल अभी के अभी इस घर को खाली कर और यहाँ से निकल जा, अपना बोरिया बिस्तर बांध। ऐसा मत करो घर के मालिक, मैं कहाँ जाऊंगी ऐसी हालत में, बताइए। क्रूर घर मालिक बहुत ही बेरहमी से पल्लवी का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने लग जाता है और फिर वो पल्लवी का भी हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल देता है। पल्लवी उसके हाथ पांव पकड़कर उससे बहुत विनती करती है, उसके बावजूद भी वो अपने फैसले से टस से मस्त नहीं होता। बेचारी पल्लवी अब एक झोपड़ी में रहने लगती है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरी के चलते कचरा बीनना पड़ता है। वो एक झोला लेकर रोज सुबह कचरा उठाने निकल पड़ती। प्लास्टिक की बोतल, फेंके हुए सामान, टूटी फूटी चीजें और बाकी का कचरा अपने झोले में भरती और उसे कबाड़ी वाले के पास जाकर बेचती और जितने पैसे मिलते उससे कुछ खा लेती और फिर से अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन वो जब नुक्कड़ पर कचरा बीन रही होती है, तभी उसकी सहेलियां उसे देख लेती हैं और वो सभी उस पर हंसती हैं,
जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखो, ये तो पल्लवी है ना। हाय रे, क्या हाल हो गया है। देखो बेचारी का, माँ बाप क्या चले गए, ये तो बुरी तरह सड़क पर ही आ गई। वही तो, इसीलिए कचरा बीन कर अपना गुजारा कर रही है। पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इस पूरे हादसे को एक हैंडसम नौजवान ने देख लिया होता है, जिसका नाम शौर्य होता है। शौर्य एक यूट्यूब व्लॉगर होता है। सो सैड, बेचारी लड़की। ये लड़कियां कह रही थी कि इसकी लाइफ पहले ऐसी नहीं थी, इसके मॉम डैड के जाने के बाद ये कचरा उठाने लगी है। मुझे इस बेचारी की स्टोरी को दुनिया के सामने लाना होगा। शौर्य आसपास के लोगों से पल्लवी के बारे में और जानकारी प्राप्त करता है और उसे बेचारी पल्लवी की पूरी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है और उसकी भी आंखें भर आती हैं। भला किसी की लाइफ में इतना दुख, इतनी प्रॉब्लम्स एक साथ कैसे आ सकती हैं? पल्लवी लास्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, अब वो भी अधूरी रह गई है, बेचारी। शौर्य अगले दिन पल्लवी का कचरा बीनते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया और यूट्यूब पर उस वीडियो को पोस्ट करता है और साथ ही वो पूरी दुनिया को पल्लवी की कहानी भी बताता है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद कुछ ही घंटों में पल्लवी वायरल हो जाती है और उसके वीडियो को मिलियंस में व्यूज और कमेंट्स मिलते हैं और उसके सपोर्ट में कई सारे लोग भी आते हैं। जब पल्लवी अगली सुबह कचरा बीनने निकलती है, तभी मोहल्ले में सभी उसे देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ लोग तो उसके साथ सेल्फी भी क्लिक करते हैं और बाद में जाकर पल्लवी को पता चलता है कि वो वायरल हो गई है। शौर्य आकर पल्लवी से हाथ मिलाता है। हाय, मैं शौर्य सिंघानिया, वही शख्स जिसने आपका वीडियो रिकॉर्ड किया था और आपको वायरल किया है। धन्यवाद व्लॉगर बाबू, आपके कारण मेरी कहानी, मेरी दुख भरी दास्तान दुनिया तक पहुंच गई। मैं आपके इस उपकार की हमेशा एहसानमंद रहूंगी। वैसे तो मुझसे और मेरे हुलिये को देखकर लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने मेरे साथ हाथ मिलाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं व्लॉगर बाबू। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जिनका मन साफ हो और दिल नेक हो वो लोग मुझे बेहद पसंद आते हैं। पल्लवी चली जाती है और शौर्य को पल्लवी से धीरे धीरे प्यार होने लगता है। वो उसे चुपके से देखने के लिए हर रोज मोहल्ले में आता है और उसे घंटों तक निहारते ही रहता। फिर वो उसे उसकी झोपड़ी के बाहर तोहफे रखना शुरू करता है। अरे, ये तोहफा किसने रखा है? नाम भी नहीं लिखा है। पल्लवी जब उस तोहफे को खोलती है तो उसमें खाना और कपड़े होते हैं। शौर्य ऐसे ही हर रोज पल्लवी के लिए तोहफे रख कर जाता है, जिसमें हर दिन सभी जरूरत का सामान होता है। पल्लवी को अब डर लगने लगता है। पिछले एक हफ्ते से मैं इन तोहफों को स्वीकार कर अपने पास रख रही हूँ, जबकि मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है कि ये किसने भेजा है और क्यों भेजा है। एक सुबह पल्लवी जानबूझकर 5 बजे के दौरान जाग रही होती है, ये जानने के लिए कि आखिर तोहफे रखता कौन है, और फिर जब वो शौर्य को देखती है तो वो चकित रह जाती है। व्लॉगर बाबू, आप? इसका मतलब ये रोज जो भी तोहफे यहाँ पर मुझे मिलते हैं वो आप रखते हो? लेकिन क्यों व्लॉगर बाबू, क्यों कर रहे हो आप मेरे लिए ये सब? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ पल्लवी। तुम्हारी सादगी, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा नेक दिल, तुम्हारा साफ मन, ये सब ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। पल पल तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए सजा जैसा है पल्लवी। पल्लवी, मेरी जिंदगी में बहुत से लोग आए हैं, लेकिन तुम कुछ और हो। अब ऐसा लगने लगा है कि तुम हो तो जिंदगी है पल्लवी। मैं तुम्हें बेहद, बेपनाह, बेइंतहा प्यार करता हूँ पल्लवी। पल्लवी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पल्लवी भी भावुक हो जाती है। हाँ व्लॉगर बाबू, मैं अपनी बाकी की उम्र तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। शौर्य और पल्लवी दोनों भी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, और इस तरह गरीब कचरे वाली की जिंदगी बदल जाती है और शौर्य उसे दुनिया की सारी खुशियाँ देता है।